कूल कूल गुड मॉर्निंग। अरे टेरिबल गुड मॉर्निंग, बहुत ठंड है यार। आई एम लाइव। बता दो भाई, लाइव हो गए कि नहीं हो गए? लाइव हो जाए तो शुरू कर सकता हूँ। यस, आई एम लाइव। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअल में थोड़ा सा, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ आइस प्रॉब्लम की वजह से मैं सुबह जल्दी करंट अफेयर्स नहीं लेना चाहता हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मैं सुबह जल्दी करंट अफेयर्स लेता हूँ तो तुरंत ही लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, और वो आंखों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इलाज बेटर हो रहा है, धीरे धीरे मैं बेटर हो रहा हूँ। आई एम फीलिंग बेटर। कभी कभी ऊपर नीचे हो रही है तबीयत, कभी ज़्यादा खराब हो रही है, कभी ठीक हो रही है। लेकिन आप लोगों की जो दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, उस वजह से शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और तारीख है आज 23 दिसंबर, और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में कल के करंट अफेयर्स भी शामिल हैं, क्योंकि कल करंट अफेयर्स आपका नहीं ले पाया था मैं। तो आज के करंट अफेयर्स की बात हम लोग बात करते हैं। और इस वीक यानी कि अभी सैटरडे और फ्राइडे आपका जो भी करंट अफेयर्स आने वाला है वो 9 बजे ही आएगा। ठीक है, तो ये 9 बजे वाला टाइम अभी हम लोग 2 दिन के लिए डिसाइड करते हैं। मंडे से मैं फिर देखता हूँ कि मंडे से हम लोग कितने बजे करंट अफेयर लेंगे। अगर मेरी तबीयत बेटर हो जाती है तो मैं इसको सुबह कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सुबह तुरंत उठने के बाद करंट अफेयर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है इस वजह से। इसके अलावा आपने रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो फटाक से ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कई सारी पीडीएफ्स अभी आने वाली। जैसे मैंने प्लान बना रखा है कि इस वर्ष यानी 2021 में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसकी एक पीडीएफ आपको दे दी जाए। इस साल जितने भी आपके सम्मेलन हुए हैं, समिट हुए हैं, उनकी एक पीडीएफ आपको दे दी जाए। और जितने भी अवार्ड हुए हैं उनकी एक पीडीएफ आपको दे दी जाए, सारे की दे दी जाए। आपको जितना पढ़ना हो आप उतना पढ़ लो। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक रहेगा, उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको सारे के दे दूंगा, मतलब जो भी अवार्ड दिया गया होगा वो आपके पास होगा। और इस तरीके से एक अलग अलग करके पूरे करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आपके पास पहुंच जाए, ताकि अगर मान लीजिए आप वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप इसे कर सकें। ये आइडिया कैसा रहेगा? अगर ये आइडिया अच्छा रहेगा तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और आप जिस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले पीडीएफ चाहते हैं उस टॉपिक का नाम मुझे बता दीजिएगा, जिसका मैं अरेंजमेंट 1 या 2 दिन में आपके लिए कर दूंगा। फिलहाल आप चलते हैं आज के हमारे, और ये सारी पीडीएफ आपको यहीं पर उपलब्ध होंगी। अब बारी है आज के हमारे हेडलाइंस की। आपके हमारे हेडलाइन में सबसे पहले है कि 22 दिसंबर को हमने मनाया राष्ट्रीय गणित दिवस, यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसके अलावा 20 से 25 दिसंबर के दौरान मनाया गया सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक। कार्ल नेमर ने ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में शपथ ली। कार्ल नेमर ने ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में शपथ ली। भारत ने प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया चीन में नया राजदूत। मैं आपको अक्टूबर और नवंबर में जितने भी आज एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उन सबके नाम आज बता दूंगा। भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 16 पदक जीतकर इतिहास रचा। हरियाणा ने करनाल में एक नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया, ताकि जो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं उनको थोड़ा सा समझाया जा सके। सेल को एक बार फिर से गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार लगातार 3 साल से सेल ही जीत रहा है। तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिया सेंटर कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। नागालैंड ने 3 नए जिले बनाए, न्यूलैंड, सेमिनू एंड चुमू केदिमा। एमा रादुकानु ने जीता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफल परीक्षण किया। हैदराबाद हवाई अड्डे ने जीता राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। और भारत ने किया उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। गोधराकांड की जांच करने वाले पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज नानावटी का निधन हो गया।
जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप समझिएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। अक्सर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप कभी किसी जगह पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपने फील किया होगा कि जाते टाइम आपको रास्ता काफी लंबा लगता है, लेकिन जब आप वापस आ रहे होते हैं तो वो रास्ता उतना लंबा नहीं लगता। ऐसा आपने महसूस किया है? और ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है। इसमें हम जिस तरीके की इंफॉर्मेशन डालते हैं ये उसी तरीके से रिएक्ट करता है। कभी कभी जब हम तैयारी कर रहे होते हैं या एग्जाम नहीं हो रहे होते या हम रास्ते में होते हैं, एक तरीके की बात करें, मतलब हम एक फेज में होते हैं, स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, तो हमें वो दिन काफी लंबे लगते हैं, हमें वो परेशानियां बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं। और ये परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर इस बार सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा, अगर इस बार ये हो गया तो क्या होगा, ये कब होगा, हे भगवान मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे जल्दी से ये क्यों नहीं मिल जाता, मुझे जल्दी से वो क्यों नहीं मिल जाता। ऐसी तमाम बातें हमारे दिमाग में आती हैं। इसको प्रोग्राम करिए। प्रोग्राम करने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को समझाइए कि आज आपने क्या किया है उस रास्ते को पाने के लिए। और अगर आपको एक पॉजिटिव उत्तर मिलता है तो आप सही रास्ते पर है। अगर आपको एक नेगेटिव उत्तर मिलता है कि नहीं, आज आप सिर्फ सोए हैं, सिर्फ आपने तैयारी के बारे में सोचा है और कोई नया प्लान नहीं बनाया, कोई नई चीजें एग्जीक्यूट नहीं की हैं, देन ये आपके लिए खतरनाक है। अब कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन। अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कैलिफोर्निया बेस से 52 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किए हैं? तो दैट इज स्पेसएक्स। चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं गैब्रियल बोरिक। चिली की राजधानी सैंटियागो। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि बेस्ट फीमेल डेब्यूट का अवार्ड किसको दिया गया है? अवनी लेखारा को। तेलुगु पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर का विमोचन किसने किया? यह हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया था। योगी आदित्यनाथ पर एक पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक आपकी लिखी गई है शांतनु गुप्ता द्वारा। शांतनु गुप्ता, यस, राइट आंसर ही शांतनु गुप्ता। 19 दिसंबर 2021 को ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उन्हें नियुक्त किया गया है हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। हरियाणा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हरियाणा नहीं है, ये उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड, सॉरी, निशान कहीं लगा रहा हूं, लग कहीं रहा है। ये होता है एक आंख से देखने का। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड, करेक्ट करेक्ट, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्त किया, करेक्ट है, उत्तराखंड। वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो हैं आपके मोहित जैन, राइट आंसर इज मोहित जैन। 19 दिसंबर 2021 को शटलर किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उनको सिल्वर मेडल से वहां पे संतोष करना पड़ा। जी जी जी, हाँ, जल्दी जल्दी ठीक ही हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि मैं आंख खोल पा रहा हूं बीच बीच में। तो 20 दिसंबर 2021 को महानदी पर किस राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है? ये उड़ीसा में है महानदी। अरे आपका सीए बना रहेगा, जब तक मैं हूं तब तक सीए रहेगा, टेंशन मत लो। टेस्ट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। ठीक है, अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स में भर भर के न्यूज है, भर भर के जानकारी है। आप कितनी जानकारी आज आप याद रख पाते हैं इसको टेंशन मत लीजिएगा। जितना आप समझ पाए, जितना आप पढ़ पाए, केवल उतना पढ़िए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके करंट अफेयर्स बेटर होता चला जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए बस, क्योंकि मैं चीजों को कई बार रिपीट करूंगा। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजम जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है और हर साल 22 दिसंबर को ही उनका जन्मदिन होता है। इसलिए राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रामानुजम की 134वीं जयंती है और इसके पीछे मनाने की जो मेन वजह है वो ये कि गणित के प्रति लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि गणित आज की डेट में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी हाल ही में इंटरनेशनल रामानुजम अवार्ड दिया गया था इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता जी को। नीना गुप्ता जी जो हैं ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता में प्रोफेसर है। इनको ये अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जहां पे वो पढ़ा रही हैं
पढ़ाने वाली नीना गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया है, इसको याद रखिएगा। 22 दिसंबर बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा गणित के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एबल प्राइज, जिसे मैथमेटिक्स का नोबल भी कहा जाता है। इस बार ये एबल प्राइज 2 लोगों को दिया गया, लास्लो लोवाज और एबी विगडर्सन। इसके अलावा एक और गणितज्ञ जिसकी इस साल पूरे दुनिया में धूम रही, उनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव को इस साल की शुरुआत में ही माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज दिया गया था। ये आपका ऑपरेटर थ्योरी के लिए दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें पहला सिप्रियन फोयस अवार्ड भी दिया गया है। उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? सिप्रियन फोयस अवार्ड भी दिया गया है। ये इनॉग्रल अवार्ड है। सिप्रियन फोयस अवार्ड जो उनको मिला है और ये माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार जो उनको मिला है वो उनके 2 साथी एडम मार्कस और डैनियल एनएल स्पीलमैन के साथ साथ उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो सिप्रियन फोयस जो था ये पहला अवार्ड था, ऑपरेटर थ्योरी के लिए दिया गया। अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको ये 3 अवार्ड मैंने बताए, ये याद रखिएगा। निखिल श्रीवास्तव का नाम याद रखिएगा। इनको कौन सा अवार्ड मिला? माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके अलावा इनको जो पुरस्कार एबल प्राइज जो मिला है वो मिला है लास्लो लोवाज एंड एबी विगडर्सन को, जबकि नीना गुप्ता को मिला रामानुजन प्राइज। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। सुशासन सप्ताह 2021 कब मनाया जा रहा है? तो सुशासन सप्ताह ये एक थीम है, इसकी थीम याद रखिएगा, प्रशासन गांव की ओर। आपको यहां पे छोटा सा लिखा हुआ दिखेगा, मैं इसको जूम करने जा रहा हूं, आप देख पाओगे कि प्रशासन गांव की ओर नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए गांवों में भी प्रशासन को सुदृढ़ करने की योजना है। और इस योजना, ये जो आपका सुशासन सप्ताह है, ये आप देख सकते हैं 20 से 25 दिसंबर के दौरान मनाया जा रहा है। 20 से 25 दिसंबर के दौरान क्या मनाया जा रहा है? सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है 20 से 25 दिसंबर के दौरान। इसके अलावा बात करें तो सीधा सीधा यही मतलब है कि गांवों की ओर प्रशासन को थोड़ा सा ले जाया जाए, जो सिस्टम है उसको गांवों पे थोड़ा और मजबूत किया जाए। तो 20 से 25 दिसंबर आप इसे याद रखिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वीक पूरे साल मनाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल कंजर्वेशन वीक, यानी कि तेल संरक्षण दिवस या ईंधन संरक्षण दिवस भी आप इसे, संरक्षण सप्ताह भी आप इसे कह सकते हैं। ये आपका मनाया जाता है 4 से लेकर 10 जनवरी के दौरान। ये आपका कब मनाते हैं? 4 से लेकर 10 जनवरी के दौरान। रोड सेफ्टी वीक इस बार मनाया गया है 10 से 16 जनवरी। इस साल मनाया गया 10 से 16 जनवरी के दौरान। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधता को रोकने के लिए दिवस जो है ये 2 बार मनाया जाता है। 1 से लेकर 7 अप्रैल को भी मनाया जाता है। इसके अलावा ये 2 से लेकर 8 अक्टूबर को भी मनाया गया। ये 2 से लेकर 8 अक्टूबर को भी मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है ये आपका 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया गया। ये कब मनाया गया? 1 से लेकर 7 अगस्त तक। बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर, 1 से लेकर 7 सितंबर। वाइल्ड लाइफ वीक, वन्य जीव सप्ताह 1 से लेकर 7 अक्टूबर, 1 से लेकर 7 अक्टूबर। एंटी अनटचेबिलिटी वीक, यानी कि अस्पृश्यता के विरोध में सप्ताह, यह मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर के दौरान। 2 से 8 अक्टूबर के दौरान 2 सप्ताह हैं। एक आपका प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस है, यानी अंधता को रोकने के लिए रोकथाम सप्ताह, और अस्पृश्यता के लिए विरोध में सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 14 से 20 नवंबर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 14 से 20 नवंबर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 14 से 20 नवंबर। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस, ये अभी हाल ही में मनाया गया 9 से 14 नवंबर। 9 से 14 नवंबर के दौरान इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस मनाया गया। बहुत बढ़िया। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बता रहे हैं दीपा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस है वो आपका सुभाष चंद्र बोस के उसमें मनाया जाता है। 23 दिसंबर यानी आज का दिन जो है वो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि मैं एक दिन बाद बताता हूं। अगर मैं 23 दिसंबर का न्यूज आपको बताऊंगा, डे बताऊंगा, तो मैं कल आपको बताऊंगा ताकि इसकी थीम आ जाए मेरे पास, नहीं तो कल फिर इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। तो आप इसे एक बार चाहो तो रिपीट कर लो। ऑयल कंजर्वेशन वीक जो है वो 4 से 10 जनवरी।
रोड सेफ्टी वीक 10 से 16 जनवरी। फिर आप सीधे अप्रैल में आ जाना, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 1 से 7 अप्रैल, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 1 से 7 अक्टूबर, एंटी अनटचेबिलिटी 2 से 8 अक्टूबर, वर्ल्ड हेरिटेज 14 से 20 नवंबर। अब हो सकता है कि आपको सारे ना याद हुए हो, लेकिन कम से कम आप रोड सेफ्टी तो याद ही कर सकते हो। आज रोड सेफ्टी याद कर लो, फिर किसी दिन कुछ और याद कर लेना, ठीक है। हाँ जी, किसान दिवस आज है, ये मैंने आज बता दिया, राष्ट्रीय किसान दिवस। इसके अलावा क्योंकि अभी हमने गुड गवर्नेंस की बात की, किसकी बात की? गुड गवर्नेंस की बात की। आज अभी हमने किसकी बात की? हम कौन सा सप्ताह की बात कर रहे हैं? गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग आया था, चांडलर निकालता है इसे, ये इंडेक्स कौन निकालता है? ये चांडलर निकालता है। चांडलर के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो लगातार गिरती चली जा रही है, और इस बार भारत की जो रैंकिंग आई थी, किसी को याद है? वो 49 आई थी। कितनी आई थी? 49। 140 देशों में हम 49वें नंबर पर थे, जबकि फिनलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया था। फिनलैंड ने इस इंडेक्स में क्या किया था? टॉप किया था। इसके अलावा कुछ अभी हाल ही में इंडेक्स जारी हुए, जैसे कि अभी हाल ही में सबसे जल्दी जारी हुआ था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 66वें नंबर पर पहुंचा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 66वें नंबर पर पहुंचा। एशिया पावर इंडेक्स अभी जारी किया गया था, इसमें इंडिया का रैंकिंग चौथा है। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पे चीन, तीसरे पर जापान। लिविंग इंडेक्स की बात की जाए, लिविंग कॉस्ट की बात की जाए, तो सबसे महंगा जो शहर इस साल निकल कर आया है वो तेल अवीव है, जो इजराइल का है। नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स में बताया कि बिहार जो है वो सबसे पूरे स्टेट है इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। शिमला ने अभी हाल ही में टॉप किया था। नीति आयोग द्वारा पहला एसडीजी अर्बन इंडेक्स जारी किया गया था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में किसने टॉप किया था? शिमला ने टॉप किया था। जबकि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आपका आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किसने टॉप किया था? आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। जबकि दिल्ली का जो सदर बाजार है वो आपका इस बार का सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन बनकर निकला है, यानी कि सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? दिल्ली का सदर बाजार। दिल्ली का सदर बाजार जो है वो आपका बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में निकल कर आया है। आईक्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 10 रहा। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स रिलीज हुआ, जिसमें गुजरात ने टॉप किया। जिसमें गुजरात ने क्या किया? टॉप किया। इसके अलावा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जारी रहा, उसमें 18वें नंबर पर भारत आया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरला ने टॉप किया था गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के मामले में। कर्नाटक ने टॉप किया था स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी यानी कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के मामले में कर्नाटक टॉप पर था। इंडिया का रैंक 79 रहा विश्व कानून रिपोर्ट के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 56 नंबर पर रहा। हो सकता है कि आपको सब ना याद हुए हो, लेकिन आपको बहुत कुछ जरूर याद हो गया है। जैसे मैं आपसे, आप इस स्लाइड को मत देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताओ एसडीजी अर्बन इंडेक्स में पहले टॉप किसने किया? अभी तुरंत याद हो जाएगा, 2-3 पूछूंगा बस। एसडीजी अर्बन इंडेक्स में पहले किसने टॉप किया? तो दैट इज शिमला। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इसके अलावा आपका लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में टॉप करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे महंगा शहर विश्व का कौन है? तेल अवीव। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 4th। तो अगर आप बार बार इन चीजों को पढ़ेंगे इस तरीके से आपको ये जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ किसने ली है? ऑस्ट्रिया में लगातार राजनीतिक संकट बना हुआ है। सेबेस्टियन कुर्ज नाम आपने सुना होगा। सेबेस्टियन कुर्ज नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं। सेबेस्टियन कुर्ज दो थे जो ऑस्ट्रेलियन के चांसलर थे, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर से ही इस्तीफा दे दिया। सेबेस्टियन कुर्ज के बाद एलन सोलेनबर्ग को ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया था, लेकिन उन्हें भी कुछ अपने पारिवारिक कारणों की वजह से और टीम में यानी कि उनकी जो पार्टी है उसमें विश्वास मत ना हासिल करने की वजह उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। तो अल्टीमेटली आपके कार्ल नेमर जो हैं वो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। ओलाफ स्कोल्ज की बात की जाए तो एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ स्कोल्ज। आडमा बैरो की बात की जाए तो ये गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं।
अडामा बैरो जो हैं ये गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। गाम्बिया की राजधानी होती है बांजुल। गाम्बिया की राजधानी क्या है? बांजुल। मैग्लाडेना एंडरसन स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री। मैग्लाडेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ओलाफ स्कोल्ज कहां के हैं? ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के हैं, चांसलर बनाए गए हैं। और कार्ल नेमर कहां पे बनाए गए हैं? अब देखिए 3 नाम अक्टूबर भर में ही 3 नाम चेंज हो गए। एक सेबेस्टियन कुर्ज थे, फिर उसके बाद एलन सोलनबर्ग आए, फिर एलन सोलनबर्ग के बाद अलेक्जेंडर सोलनबर्ग आए, अलेक्जेंडर सोलनबर्ग के बाद आपके कार्ल नेमर अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया के बन गए हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। सर ये एक यूरोपियन कंट्री है, आप देख सकते हैं यहां पर ये आपको दिख जाएगा ऑस्ट्रिया। आप यहां पे समझ पा रहे हैं ये है इंडिया। थोड़ा सा आगे जाएंगे मिडिल ईस्ट, थोड़ा सा और आगे जाएंगे भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर वगैरह पार करेंगे तो आपको यहां पर ये ऑस्ट्रिया मिलेगा। ऑस्ट्रिया के बगल में आपको जर्मनी मिल जाएगा, जर्मनी के बगल में चेक रिपब्लिक मिल जाएगा, इसके बगल में स्लोवाकिया मिल जाएगा, इसके बाद हंगरी मिल जाएगा, क्रोशिया मिल जाएगा, स्लोवेनिया मिल जाएगा, इटली मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड मिल जाएगा। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना 3 महत्वपूर्ण संगठनों का हेडक्वार्टर रखती है। 3 महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से हैं? एक है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान समय में हेड अभी हाल ही में इसी साल अपॉइंट किए गए थे गार्ड मुलर। गार्ड मुलर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक विकास संगठन के, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के आपके डायरेक्टर जनरल हैं। ये आपके जर्मनी से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बार बार इस बात के बारे में सचेत करता रहता हूं कि अगर आप किसी भी संस्था के अब हेड के बारे में पढ़ रहे हैं या उनके डायरेक्टर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो किस देश से आते हैं, उनकी कंट्री का नाम आप जरूर याद रखें। तो हम बात कर रहे हैं यूएनआईडीईओ की। इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं गर्ड मुलर। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मुझे पता है कि आपको इसके हेड पता होंगे। इसके हेड हैं राफेल मारियानो ग्रासी। क्या मुझे बता सकते हैं राफेल मारियानो ग्रासी जो हैं ये किस देश से आते हैं? इसका भी जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। राफेल मारियानो ग्रासी जो हैं ये किस देश से आते हैं? क्या आप बता सकते हैं? राफेल मारियानो ग्रासी ये किस देश से आते हैं? ये अर्जेंटीना से आते हैं। ये कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ये कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी कि ओपेक देशों का जो मुख्यालय है वो भी आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। ऊर्जा से जुड़ी हुई दोनों चीजों का मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा। ओपेक में वर्तमान समय में कितने कंट्री हैं? 13 कंट्री ऐसे हैं, यानी कि 13 इसके सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 13 आपके सदस्य देश हैं। इसकी भी राजधानी वियना में है। इसके अलावा इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी अभी हाल ही में डायरेक्टर बनाई गई हैं, हेड बनाई गई हैं जगजीत पावड़िया। इसकी हेड कौन बना दी गई है? जगजीत पावड़िया। और इस पद को पाने वाली वो पहली भारतीय महिला है। इस पद को पाने वाली वो पहली भारतीय महिला है जगजीत पावड़िया। अपने आप में एक बड़ा पद है और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ऑस्ट्रिया की बात हमने क्यों की? क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं कार्ल नेमर। कार्ल नेमर क्या बन गए हैं? ऑस्ट्रिया के चांसलर बन गए हैं। पावड़िया जी को याद रखिएगा, पावड़िया जी बड़ी इंपॉर्टेंट। अगली बात, चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वैसे ऑप्शन में अगर हम बताने जाएंगे तो ये अभी आपको फिर से पता चल जाएगा, बट ये इनको जो पहचानिए ये है प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत का ट्रांसफर किया गया है और उन्हें आपका विक्रम मिश्री का स्थान लेना होगा। विक्रम मिश्री का स्थान लेंगे। फिलहाल वो अभी नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं और अब उन्हें प्रदीप कुमार रावत को चाइना में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि चाइना भारत का पड़ोसी देश है और जितने भी पड़ोसी देश होते हैं वहां पर कौन आपका एम्बेसडर है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। लेट हैव ए लुक। पाकिस्तान में वर्तमान समय में आपके पास कोई भी एम्बेसडर नहीं है, ये पद वैकेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश में भारत के कौन से राजदूत हैं? बांग्लादेश में भारत का राजदूत कौन है? बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं विक्रम दोराई स्वामी। कौन है? विक्रम दोराई स्वामी। हाथ ही नहीं चल रहा है ठंड की वजह से। विक्रम दोराई स्वामी, थोड़ा राइटिंग में एडजस्ट करिएगा। भूटान, भूटान में भारत की राजदूत हैं रुचिरा कंबोज। बहुत सुंदर महिला हैं और बहुत इंटेलिजेंट में हैं, कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन। तो रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज जो हैं वो भारत में भूटान की, मतलब भूटान में भारत की राजदूत हैं। नेपाल, नेपाल, नेपाल में है विनय मोहन क्वात्रा। नेपाल में है विनय मोहन क्वात्रा। नेपाल में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा।
इसके अलावा श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका में है गोपाल बागले, श्रीलंका में है गोपाल बागले। और ये सारे के सारे रिसेंटली अपॉइंटेड हैं रुचिरा कंबोज को छोड़ करके, बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी अक्टूबर और नवंबर में जो एम्बेसडर यानी राजदूत अलग अलग देशों में भेजे गए, जिसमें से सबसे पहला नाम है संजय राणा। संजय राणा जो है ये बुल्गारिया भेजे गए। संजय राणा कहां भेजे गए? बुल्गारिया भेजे गए। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। एक एक करके याद करिएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। आलोक रंजन झा बेलारूस, आलोक रंजन झा बेलारूस में भारत के राजदूत। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। मनोज कुमार महापात्रा ग्वाटेमाला, मनोज कुमार महापात्रा ग्वाटेमाला, मनोज कुमार महापात्रा ग्वाटेमाला। एकदम पेन नहीं चल रहा है दोस्त ठंड के मारे। बीएस मुबारक, बीएस मुबारक को सूडान, बीएस मुबारक को सूडान। ये पूरे अक्टूबर और नवंबर में जो अपॉइंट हुए हैं वो सारे बता रहा हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट से उठाए मैंने। हर्ष कुमार जैन यूक्रेन, हर्ष कुमार जैन यूक्रेन। विनय कुमार म्यांमार, विनय कुमार म्यांमार, विनय कुमार म्यांमार। पार्थ सतपति हंगरी, पार्थ सतपति हंगरी, पार्थ सतपति हंगरी। संजय भट्टाचार्य स्विट्जरलैंड, ये सही जगह गए एकदम, स्विट्जरलैंड मस्त जगह है भाई। अजनीश कुमार, अजनीश कुमार एस्टोनिया, छोटा सा गणराज्य है एस्टोनिया। संजय सुधीर यूएई, याद रखने लायक है यूएई, याद रखिएगा। पवन कुमार, पवन कपूर सॉरी रसिया, पवन कपूर रसिया। दिनेश कुमार पटनायक स्पेन, दिनेश कुमार पटनायक स्पेन, ठीक है। और आलोक अमिताभ डिमरी ब्रुनेई दारुसलाम, ब्रुनेई दारुसलाम, ठीक है। तो याद रखिए ये पूरा का पूरा एक लिस्ट ऐसा आपको दे दिया है मैंने, जो अभी हाल ही में विंटर में टाइप करके रखा करो तो लिखना नहीं पड़ेगा। यार मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, लेकिन फिर मुझे लगता है जब मैं लिखता हूं तो यूजर अटेंडेंस ज्यादा होता है, एक इंटरेक्शन ज्यादा होता है लिखने में। संजय राणा बुल्गारिया, आलोक रंजन झा बेलारूस, मनोज कुमार महापात्रा ग्वाटेमाला, बीएस मुबारक सूडान, हर्ष कुमार जैन यूक्रेन, विनय कुमार म्यांमार, पार्थ सतपति हंगरी, स्विट्जरलैंड संजय भट्टाचार्य, अजनीश कुमार एस्टोनिया, संजय सुधीर यूएई, पवन कपूर रशिया, दिनेश कुमार पटनायक स्पेन एंड आलोक अमिताभ डिमरी ब्रुनेई। कौन कौन से याद रखने हैं, बिल्कुल मतलब छोड़ ही नहीं सकते। विनय कुमार को नहीं छोड़ सकते म्यांमार वाले, हर्ष कुमार जैन को नहीं छोड़ सकते, इसके अलावा आप यूएई वालों को नहीं छोड़ सकते, रसिया को नहीं छोड़ सकते, जिनसे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी अच्छे हैं उनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्पेन ज्यादा अच्छा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 16 पदक जीते हैं। अब प्रश्न क्या बन सकता है, इस बार कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई? तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई है? ये आपकी आयोजित की गई उज्बेकिस्तान ताशकंद में। इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 16 मेडल जीते हैं। जबकि जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है विंध्या रानी देवी की। विंध्या रानी देवी एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर रही जो 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही। लेकिन इनकी प्रतियोगिता अलग थी, ये वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीती हैं। ये किस में जीती हैं? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीती हैं। 55 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी आपकी उज्बेकिस्तान में ही आयोजित हो रही थी, एकदम पैरेलल मतलब कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग यानी दोनों अलग हैं। कॉमनवेल्थ में आपके 54 कंट्री आते हैं और वर्ल्ड में तो आपको पता ही है कि 193 कंट्री आते हैं। तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो थी वो भी यहीं पर आयोजित हो रही थी, जिसमें भारत की तरफ से विंध्या रानी देवी एकमात्र वेट लिफ्टर रही जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता या कोई भी मेडल जीता। विंध्या रानी देवी 55 किलोग्राम भार वर्ग से खेलती हैं। क्लीन एंड जर्क मुकाबले में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। अब कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की बात की जाए तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमें 4 स्वर्ण पदक मिले हैं, 7 रजत पदक मिले हैं और 5 कांस्य पदक हमें हासिल हुए हैं। विंध्या रानी देवी के बारे में मैंने आपको बता दिया, उन्हें विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मिली है। दोनों अलग अलग चीजें हैं।
दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपका ताशकंद में ही आयोजित हो रही थी, बट एक कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जिन पर कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। गोल्ड मेडल की बात की जाए तो मेन में गोल्ड मेडल जीता था जेरेमी लाल रिंग नुंगा ने 67 किलोग्राम वर्ग में, अंशिता सुले ने 73 किलोग्राम वर्ग में और अजय सिंह ने 81 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। जबकि महिलाओं में पूर्णिमा पांडे ने 87+ किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल में आपका जीता है गुरु राजा ने और लवप्रीत सिंह ने। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ लें एक बार, ताकि आपको यह पता चलता रहे कि किस खेल से संबंधित है। झिली दल बेहरा जो है ये 49 किलोग्राम वर्ग में, एस बिंदिया रानी देवी 55 किलोग्राम वर्ग में, हजारिका पॉपी 59 किलोग्राम वर्ग में, हरजिंदर कौर 71 किलोग्राम, पूनम यादव 76 किलोग्राम। जबकि ब्रॉन्ज मेडल विनर रहे हैं मेंस में विकास ठाकुर और गुरदीप सिंह। ठीक है, तो इनको थोड़ा थोड़ा आप जरूर याद रखें। तो अब सबसे बड़ी बात तो यही बनी कि भाई कहां पर आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता? उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में। आगे लिखा हुआ है गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जो है ये आपका हर साल दिया जाता है और ऐसी संस्था को दिया जाता है जो आपका पर्यावरण को देखते हुए अपने काम को चला रही है। फिलहाल लगातार 3 साल से ये अवार्ड सेल को ही जा रहा है। सेल की वर्तमान समय में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सोमा मंडल। अच्छा, अभी हाल ही में सोमा मंडल को एक और चीज का पदभार सौंपा गया था। कोई मुझे बता सकता है सोमा मंडल को इसके अलावा, सेल के महानिदेशक के अलावा, किस चीज का पदभार सौंपा गया था? जी, 3rd टाइम कॉन्सिक्यूटिव ये अवार्ड जीता है। और भाई आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो शेयर कर दो। कम से कम 100 वॉचिंग तो होना ही चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत से करंट अफेयर्स आता है, आप लोगों को जब मन होता है तो पढ़ लेते हो। ठीक है, चलो चलो शेयर करो एक बार। तो सेल ने एक बार फिर से जीत लिया है। सेल जो है एक महारत्न कंपनी है, इसके आप बात याद रखिएगा। अच्छा, देश में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? देश में अब कुल 11 महारत्न कंपनी है। सबसे नया महारत्न कौन बना है? सबसे नया महारत्न बना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सबसे नया महारत्न कंपनी कौन बन गया है? पावर फाइनेंस लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 102 हो गए थे आज, कब हो गए थे? अभी तो मुझे नहीं नजर आया कि 102 हुए। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगातार 3 वर्षों से इस प्रकार के विजेता रहे हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें डिसाइड किया जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है? 4R सिस्टम को लागू किए हुए है। 4R सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी होगा उसको रिसाइकिल किया जाएगा, अगर नहीं रिसाइकिल कर सकते तो उसको रीयूज करेंगे, और अगर उसे हम रीयूज नहीं कर सकते तो हम उसे रेडी टू वर्क करेंगे। रेडी टू वर्क मतलब हम उसको ऐसा चेंज करेंगे ताकि उसको दोबारा किसी और काम में लाया जा सके, और रीडाइजेस्ट करेंगे। रीडाइजेस्ट का मतलब अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो कुछ ऐसे डाइजेस्टर का प्रयोग करेंगे जिससे उसको अपघटन किया जा सके, यानी कि हमें उसको पूरी तरीके से साफ करना है। यह पुरस्कार गोल्डन पिकॉक अवार्ड 1998 से दिया जा रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह बड़ा पुरस्कार है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी? 19 जनवरी 1954। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और यह भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। वर्तमान समय में इसकी सीईओ और चेयरपर्सन जो हैं वो हैं सोमा मंडल। इसकी चेयरपर्सन कौन है? सोमा मंडल। ठीक है, हाँ, रविंदर सिंह ढिल्लन जो हैं वो वर्तमान समय में, ठीक है कि रविंदर सिंह ढिल्लन जो हैं वो आपके क्या हैं? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हेड हैं। ठीक, इसके अलावा एक और अवार्ड था जो पर्यावरण की कैटेगरी में दिया गया है और ये आईआईटी रुड़की ने जीता है। किसने जीता है? आईआईटी रुड़की ने पहला पोजीशन हासिल किया है, पहला स्थान हासिल किया है मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप इसे हिंदी में क्यों नहीं लाए? देखिए, आपके एग्जाम में भी आएगा ना, तो ये मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन ही लिख के आएगा। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं लिख के आएगा कि सर्वाधिक नवाचार कैटेगरी, ऐसा नहीं आएगा, मोस्ट इनोवेटिव लिख के आएगा। और जरा सा भी डाउट हो तो आप अंग्रेजी में देखा करें, क्योंकि हिंदी में जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कहीं ना कहीं टाइपिंग में एरर हो जाता है, और उसकी वजह से मैं काफी झेला हूं कि पता चला मैंने कुछ पढ़ा, हुआ कुछ, होता कुछ। तो इसको समझिएगा, आईआईटी रुड़की को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा एक अवार्ड दिया गया है इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड में। इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड यानी कि
जो औद्योगिक नवाचार पुरस्कार होते हैं उस श्रेणी में इसको पहला स्थान मिला है। किसको मिला है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की को। हमने 2 पुरस्कारों की बात की, एक हमने सेल की बात करी, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, 2 भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और ये मोस्ट इनोवेटिव इनोवेशन इंस्टीट्यूशन इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीजों का आविष्कार किया है जिससे पर्यावरण में दिक्कत होती थी, लेकिन अब उससे दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में जो रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर हुए उनको एक बार चेक कर लेते हैं। बेस्ट फीमेल डेब्यूट ऑनर इन पैरालंपिक अवार्ड, ये किसको दिया गया? ये दिया गया अवनी लेखारा को। अवनी लेखारा को। अवनी लेखारा किस राज्य से हैं? राजस्थान के जयपुर से हैं। उन्हें राजस्थान का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना था? यूएसए की एथलीट सिमोना बाइल्स। यूएसए की एथलीट सिमोना बाइल्स को चुना गया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को। रामानुजन प्राइज आज ही हमने फिर डिस्कस कर लिया था, नीना गुप्ता जी को। किसको दिया गया है? नीना गुप्ता जी को। 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड ये दिया गया है नीलमणि फूकन को। नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन किस भाषा के लेखक है? असमिया भाषा के लेखक हैं। किस भाषा के लेखक है? असमिया। 57 दिया गया है दामोदर मौजे को। हमेशा मौज में रहने वाले दामोदर मौजे को ये अवार्ड दिया गया। दामोदर मौजे को। ये किस भाषा के लेखक है? ये कोंकणी के लेखक है। ये किस भाषा के लेखक है? कोंकणी के लेखक है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर गोल्ड मेडल ये मिला बिहार राज्य को। ये किसको मिला? बिहार राज्य को। वीमेन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलेटिक वीमेन ऑफ द ईयर अंजू बाबी जॉर्ज। अंजू बाबी जॉर्ज। इतने बार आपको रिपीट करा दूंगा चीजें कि आप भूलोगे ही नहीं। करंट अफेयर्स आपका पिछले 6 महीने का आपके हाथ में रहेगा। डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड वी प्रवीण राव। वी प्रवीण राव। वी प्रवीण राव। इंदिरा गांधी पीस प्राइज प्रथम नाम की एक संस्था को। यह शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक एनजीओ है। इसकी हेड है रुक्मणी बनर्जी। इसकी हेड कौन है? रुक्मणी बनर्जी। अगर आप रोज देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको सब कुछ याद है। बताओ कितने लोगों को पूरा याद था? टाटा लिटरेचर अवार्ड लाइफ टाइम अनीता देसाई, वरिष्ठ लेखक अनीता देसाई को। वरिष्ठ लेखक अनीता देसाई को। BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण को। किसको दिया गया? प्रकाश पादुकोण को। तो भाई रिवीजन भी है और अपडेशन भी है, और क्या चाहिए? ठीक है, याद थे ना सारे? सभी को याद थे? बहुत उम्दा। भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ते जाइए। किस राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और मीडिया सेंटर खोला गया है? ये हर जगह गलत हो गया आज। मीडिया सेंटर IAMC की बात हो रही है। IAMC का मतलब ये है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिया सेंटर। ये कहां पर खोला गया है? तो ये आपका जो खोला गया है, ये आप इनको पहचानते हैं? ये कौन है? ये है के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और ये हैं आपके NV रमन्ना। NV रमन्ना का पूरा नाम नुथापल्ली वेंकटा रमन्ना। NV रमन्ना का पूरा नाम नुथापल्ली वेंकटा रमन्ना। नुथापल्ली वेंकटा रमन्ना। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये वेंकटा रमन्ना। और कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 48 नंबर के। इनसे पहले कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े। ये 48 CJI हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज की संख्या है, क्या आप बता सकते हैं कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में 32 + 1 जज हैं। इसका मतलब 33 जज हैं। 1 का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 32 बाकी जज हैं। बाकी जो हैं वो जज हैं। ठीक है ना? बाकी क्या हैं? वो जज हैं। तो कितने जज हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में? आपके पास 33 जज हैं। अभी 3 महिलाएं जो हैं वो जज के रूप में अपॉइंट की गई हैं, और हो सकता है कि BV नागरत्ना, हिमा कोहली और एक ये जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये 3 महिलाएं जो हैं वो अभी हाल ही में अपॉइंट की गई हैं जज के रूप में। आप देख सकते हैं। तो BV नागरत्ना जो हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में देश की पहली CJI हो, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो BV नागरत्ना के बनने के चांसेस हैं। सर न्यूज तो बताइए। न्यूज ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि आपके NV रमन्ना का
एक ब्रेन चाइल्ड था, और वो था एक आर्बिट्रेशन सेंटर। आर्बिट्रेशन सेंटर का मतलब होगा कि एक अंतरराष्ट्रीय ऐसा सेंटर हो, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि, या आपके घर में भी क्या होता है, अगर मान लीजिए दो भाई आपस में लड़ जाएं तो पापा उनको समझा देते हैं, तो हमें किसी न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये काफी सस्ता प्रोसेस भी होता है कि मान लीजिए लड़ भी गए तो गांव के बड़े बूढ़े आ गए और उन्होंने मामला सुलझा दिया। ऐसे ही न्यायालय ने आर्बिट्रेशन की व्यवस्था कर रखी है। आर्बिट्रेशन कोई भी वरिष्ठ वकील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आर्बिट्रेशन सेंटर में आप चले जाइए, वहां पर भी अपने विवाद को सुलझा सकते हैं, आपको न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भारत में इस तरीके का अंतरराष्ट्रीय कोई विकल्प मौजूद नहीं था, और इसलिए देश का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। देश का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर है। आर्बिट्रेशन सेंटर यानी मध्यस्थता केंद्र होगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में यह देश का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर है, वो आ गया है। ठीक है, चलिए। अरे बिल्कुल, मैंने आज ही चेक किया है, मैंने बिल्कुल आज ही चेक किया है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास खुली भी हुई है, वेबसाइट खुली भी होगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूं, भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये किसकी वेबसाइट है? अरे मैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं एकदम आज ही चेक करके आया हूं। ये देख लीजिए, ये वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, है ना। और आप देखिए, मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, देख लीजिए कितने हैं। वर्तमान समय में सिटिंग जज आपके 33 हैं, 34 नहीं, कितने है 33। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से दिखा दिया मैंने तुमको। ठीक है, अब कोई रिटायर हो गया होगा तो मैं क्या करूं उसमें, कितने हैं। अब आप अपडेट रहो, तो आप मेरे डेटा के ऊपर भरोसा किया करो कि जब भी मुझे कोई डाउट होता है तो मैं मेन वेबसाइट पर ही जाकर देखता हूं। आई थिंक अब ठीक है, अब टेंशन फ्री, अब खुश। अब मैंने ये कोशिश करना शुरू कर दिया कि तुम लोग जब भी इस तरह का कुछ बोलोगे कि डाउट है, तो मैं कहूंगा पहले देख लो, खुद ही देख लो, तसल्ली कर लो। ठीक है, नहीं, अब आप सबूत के साथ मानिए, ऐसा मानिए नहीं, है ना। मैंने देख लिया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास गलत करंट अफेयर्स ना जाए। बाकी गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी होती है, तो मैं कोशिश पूरी करता हूं कि ऐसा ना हो आपके साथ। तो आप टेंशन ना लें, आराम से पढ़ें। ठीक है सर, जल्दी करो, लेट हो रहा है। कहां जाना है? पढ़ाई लेट नहीं होती, पढ़ाई तो आराम से होती है ना। आराम से करिए, महीने आराम से। 3 महिलाओं के नाम याद रखिए, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस बीवी नारत्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। इसके अलावा एक और है, इंद्रजीत जी, मैडम इंद्रजीत जी जो है। 4 महिलाएं जो हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में हैं। इसके अलावा तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना का ही है काकेतिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। धौलावीरा को भी गुजरात का जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। आप मुझे यही बता दो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं। जाने कितने बार मैं ये बता चुका हूं कि यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की तरफ से कितने हैं। ठीक है सर, टाइम चेंज करिए, कर दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं। एनएचए साइन किया गया तेलंगाना आयुष्मान भारत स्कीम को, मतलब कि आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल हो गया है आपका तेलंगाना। दीन बंधु योजना के जरिए 10 लाख रुपए जो है वो एससी पीपल को दिए जा रहे हैं। बड़ी विवादास्पद योजना रही है। हैदराबाद जो है 16वें नंबर पर आया था पूरे विश्व में सीसीटीवी सर्विलांस के मामले में। हिमा कोहली जो है ये तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। कैपिटल की बात की जाए तो हैदराबाद है। गवर्नर जो है वो तमिलसाई सौंदर्य राजन है। चीफ मिनिस्टर जो है के चंद्रशेखर राव है। नेशनल पार्क कासू ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वरिस्थली मृगवानी नेशनल पार्क। इसके अलावा 2 जून 2014 को स्टेटहुड डे बना था, यानी कि स्टेट बना था, कंप्लीट स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। स्टेट गेम जो तेलंगाना का है वो है कबड्डी। रेला रेलारे डांस आपको यहीं पर मिलेगा। मयूरी डांस आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा आपका तोलू बमलाता डांस यहीं पर मिलेगा। चीतल जिंका जो है वो एक एनिमल है, स्टेट एनिमल। ब्लू जे इंडियन रोलर जो है स्टेट बर्ड है। जामी चेतु ट्री है। हाईकोर्ट चलता है स्टेट ऑफ तेलंगाना से। हिमा कोहली वर्तमान समय में चीफ जस्टिस है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है। लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 119 जो है विधानसभा सीटें हैं। अगल बगल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी हाँ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट 40, रामसर साइट 47। नहीं, कुछ गलत है, कुछ गलत है भाई। किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों
सेमिन्यू, न्यूलैंड एंड चुमुकेदिमा का निर्माण की घोषणा की है। तो ये है नागालैंड। नागालैंड ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। अभी हाल ही में जो नए जिले बनाए जा रहे हैं उनमें अगर बात करें तो तमिलनाडु का मयिलादुथुरई, तमिलनाडु का मयिलादुथुरई तमिलनाडु का एक नया डिस्ट्रिक्ट है। और अब तमिलनाडु में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट यानी 38 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में बेलारी के अलग करके विजयनगर को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। विजयनगर कहां का है? विजयनगर आपका कर्नाटका का है। देखो कर्नाटका ही नहीं लिख पा रहा हूं मैं। कर्नाटक में अब आपके पास 35 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ ने एक साथ काम हमारा बढ़ा दिया, उन्होंने 4 नए बना दिए, 4 नए बना दिए। 4 कौन से? मोहला मानपुर एक नया जिला है। इसके अलावा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ मिलाकर एक जिला बना दिया। सारनगढ़ और बिलाईगढ़ मिलाकर के एक नया जिला बना दिया। शक्ति नाम से एक नया जिला बना दिया। 4 जिले छत्तीसगढ़ ने बनाए हैं अभी, और आंध्र प्रदेश भी अभी बनाने वाला है। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ जो है वो भी आपका छत्तीसगढ़ का ही है। तो 4 जिले बन गए हैं छत्तीसगढ़ में। अब आपके टोटल 28 हुआ करते थे, अब 32 डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ में। कितने हैं? 32 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। हैदरपुर जो है वो 47th है यूपी का। हाँ ये बिल्कुल सही बताया। 47 हमारे पास रामसर साइट है, और 40 जो है यानी 40 जो है वो हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा असम में भी एक नया जिला बना है, मुझे याद नहीं आ रहा। पंजाब में भी शायद कोई बनाया है। फिलहाल जितना याद है उतना बता दिया अभी आपको, बाकी देख लेंगे हम लोग। तो नागालैंड सरकार ने 3 नए जिले बनाए हैं, और अब नागालैंड में कुल कितने जिले हो जाएंगे? नागालैंड में 15 जिले हो जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए इनके नाम याद रखिएगा, सेमिन्यू, न्यूलैंड एंड चुमुकेदिमा। तो ये है आपका नागालैंड। यहाँ पे 3 नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। नागालैंड की बात की जाए तो कैपिटल जो है वो कोहिमा है। गवर्नर जो है वर्तमान समय में जगदीश मुखी हैं। असम के ही गवर्नर अभी कार्यभार संभाल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर नेफ्यूरियो हैं। 1 दिसंबर 1963 को ये पूर्ण राज्य का दर्जा बना था। और नागा रेसलिंग स्टेट गेम है। बैम्बू डांस, मोन्यो आसो, आंगशु किखिली, रुखियो शारू, आकोखी, ये प्रमुख डांस फॉर्म है। गायल जो है स्टेट एनिमल है। ड्रैगन किंगफिशर आपका एक बर्ड है। अल्दर का पेड़ जो है स्टेट ट्री है। सुधांशु धूलिया ये आपके गुवाहाटी हाईकोर्ट के जरिए ही संचालित होता है। तो सुधांशु धूलिया जो है वो चीफ जस्टिस रहेंगे। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है, अब 3 और बन जाएंगे तो 15 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 60 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, बाजली बना है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बाजली बना है असम का, ठीक है। और नाके कोटला बना है पंजाब का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अभिषेक। नाके कोटला बना है पंजाब का, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बताया इसने। और बाजली जो है ये आपका कहाँ का बना है? ये आसाम का एक नया जिला है। बना के दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। सब टाइम 9 बजे कर दीजिए, 9 बजे बच्चे नहीं आते यार। 2021 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 2020-21 के लिए इसने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है एमा राधाकानु। तो ये नाम चेंज हो गया, एमा राधाकानु होना चाहिए था, यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है कुछ। तो राइट आंसर होगा एमा राधाकानु स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई हैं। उन्होंने टॉम डेली और एडम पीटी को दूसरे और तीसरे स्थान पर हराया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेलन रॉल्सन अवार्ड गया है जेन बेटी को। कोच ऑफ द ईयर चुने गए हैं गैरेट साउथगेट। टीम ऑफ द ईयर चुनी गई है इंग्लैंड मेंस फुटबॉल टीम। वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार चुने गए हैं राशेल ब्लैकमोर। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सिमोन बाइल्स। अनसंग हीरो सैम बर्ला। और यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द स्काई ब्राउन। आपको जब भी याद करना है तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ही याद करना है, इसको याद रखिएगा एमा राधाकानु। अब बात ये आती है कि सर एमा राधाकानु है कौन? एमा राधाकानु एक टेनिस प्लेयर हैं। आप बता सकते हैं ये किस देश से बिलोंग करती हैं? और अभी हाल ही में इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता था। एमा राधाकानु किससे बनती हैं? एमा राधाकानु किस देश से बिलोंग करती हैं? ना, इंग्लैंड के फुटबॉल कोच हैं साउथ के, बहुत बढ़िया। एमा राधाकानु किस देश से हैं? एमा राधाकानु पहली ब्रिटेन प्लेयर है। कहां से हैं? ब्रिटेन से। कहां से हैं? ब्रिटेन से, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का स्थान दिया है? थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, काफी देर हो गई आज। तो ये है पंजाब। पंजाब सरकार, अब देखो चरणजीत सिंह चन्नी जी ने वहां पर बोला है कि जो आपका भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्योत्सव के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम
जगन्नाथ रथ यात्रा को हरजी नंदी दिखाने के बाद की गई है। इसके अलावा किस देश ने स्वदेशी बाबर क्रूज मिसाइल 1B के उन्नत रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो बाबर मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की है और इसमें इसके अलावा और कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 450 किलोमीटर रेंज की है, आपको ये याद रखना है, पाकिस्तान की। इसके अलावा हाल ही में किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है वो हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीत लिया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया गया है। जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा था जिसे ये विशिष्ट पहचान मिली है। इसके अलावा किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा जो है वो कर्नाटक सरकार ने की है कि 1% जो है वो अब ट्रांसजेंडर पुलिस में भर्ती किए जाएंगे। जुलाई 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस तरीके के निर्देश दिए थे एक केस की सुनवाई के दौरान। इसके अलावा भारत ने अभी हाल ही में कहां से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है सरफेस टू सरफेस। ये उड़ीसा, जितनी भी मिसाइल होती है वो उड़ीसा के तट से की जाती हैं, तो प्रलय का सफल परीक्षण किया है। ये पृथ्वी का ही एडवांस वर्जन है। 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसकी क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर तक भी हो सकती है विदाउट पेलोड। ठीक है, नेक्स्ट सीजन के जो आपको जो करंट अफेयर्स करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक। ये मेन करंट अफेयर है जिसमें आप एक भी न्यूज नहीं छोड़ेंगे। गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले किस पूर्व एससी जज का निधन हो गया? तो उनका नाम था जीटी नानावटी। जीटी नानावटी का भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज गिरीश ठाकुर लाल नानावटी ने 2002 के गोधरा और 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी और शनिवार को उनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो नानावटी क्या थे? पुराने आपके सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और अब बारी है आज के वन लाइनर की। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। सुशासन सप्ताह 2021 कब मनाया जा रहा है? 20 से 25 दिसंबर के दौरान। हाल ही में ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ किसने ली है? कार्ल नेमर ने। चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार रावत को। उज्बेकिस्तान में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। किस राज्य ने नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया है? हरियाणा। गोल्डन पीकॉक प्रबंधन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सेल। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तेलंगाना के हैदराबाद में। किस राज्य में 3 नए जिले सेमेन्यू, न्यूलैंड एंड चुम्मू केदिमा का निर्माण किया? नागालैंड। और बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? एम आर राधुकानु। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का स्थान दिया है? पंजाब। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? हैदराबाद हवाई अड्डा। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? कर्नाटक। 1% आरक्षण होगा। भारत ने कहां से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा। और गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले किस जज का भी हाल ही में निधन हो गया? जीटी नानावटी। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी था? तो ये था सूरत। ये था सूरत। सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। और आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल मिंटो नेंट के रूप में जाना जाता था? मतलब उसका नाम बाद में बदल गया, फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल या हैंडबॉल। ठीक है, और जो कमेंट आपको करना है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे करिएगा ताकि हम यहां पर उसको शामिल कर सकें। आज थोड़ा सा नहीं शामिल कर पाया लेकिन कल से हम इसको शामिल करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में नहीं मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर एक ड्राइव लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर आपको मिल जाएगी। और कई सारे बच्चे अपलोड कर देते हैं, दीक्षा उसमें अपलोड कर देती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो एक बार फिर से लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। पिछले मंथ से करें बिल्कुल चलेगा, आप मंथली करंट अफेयर देख लें, उससे हो जाएगा रविंदर, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बाकी मैं रिवाइज कराता ही रहता हूँ, तो आप अगर लगातार बने रहेंगे तो इस करंट अफेयर्स की टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा, करंट अफेयर्स में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।